नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस में विश्व भूगोल से आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन कर रहे थे और 2012 से लेकर 2015 तक सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। इस वीडियो में 2016 और 2015 में जो री एग्जाम हुआ था वो दोनों के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले 16 वाला देख लेते हैं, स्कैन थोड़ा उल्टा हो गया है तो 15 वाला बाद में देख लेंगे। तो लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला जो है वो सुपीरियर झील, मतलब कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा इसका है जो कि यूएसए में है। और दूसरा नंबर आएगा विक्टोरिया झील, तीसरा नंबर आएगा ये बैकाल झील का, और चौथा नंबर आएगा ग्रेट वियर लेक का, यानी ग्रेट वियर झील का जो कि कनाडा में है, और बैकाल झील रूस में है। तो इस हिसाब से आंसर इसका हो जाता है विकल्प ए। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से कि सबसे पहले सुपीरियर होगा, फिर विक्टोरिया होगा, और फिर बैकाल होगा, फिर ग्रेट वियर होगा, और ये क्रम दरअसल उपलब्ध विकल्पों के अनुसार है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि बैकाल झील के बारे में 2-3 फैक्ट है कि सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जिसकी गहराई 1642 मीटर है, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम झील भी है और इसकी प्राचीनता का जो फैक्ट है वो 25 मिलियन वर्ष है, यानी 25 मिलियन वर्ष पुराना है बैकाल झील। और तीसरा ये है कि बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है जो कि रूस में है। तो ये 4 फैक्ट कुल मिला के हो गए। सुपीरियर झील के बारे में एक तो पता ही हो गया कि ये यूएसए में है, और विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील जो कि आपको यूएसए में मिल जाएगा। वहीं पर प्रेयरी का घास का मैदान है, अगर आप देखेंगे मैप को तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये इसकी गहराई दी हुई जिसका कोई मतलब नहीं है विशेष तौर पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड बंदरगाह है, दूसरे साइड देश है। तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। जैसे रॉटरडम बंदरगाह जो है ये नीदरलैंड में मिल जाएगा, और मॉन्टेविडियो जो बंदरगाह है उरुग्वे में मिलेगा, और जकार्ता बंदरगाह ये मिलेगा इंडोनेशिया में। जबकि इगारका बंदरगाह का संबंध चीन से नहीं रूस से है, मतलब रूस के नक्शे में हम इगारका नाम से बंदरगाह को ढूंढ सकते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उससे अच्छा है कि जो सुमेलित है उसे पहले देख लेते हैं। तो फोहन जो है वो अल्प्स पर्वत से संबंधित है। ये दरअसल स्थानीय पवन है, तो फोहन जो है वो अल्प्स पर्वत से संबंधित है। मिस्ट्रल जो है राइन घाटी से संबंधित है, मतलब राइन घाटी में चलने वाली स्थानीय पवन है। और खमसीन ये मिस्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। जबकि बोरा जो स्थानीय पवन है वो पोलैंड में नहीं बल्कि इटली में चलता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से सबका बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। खमसीन स्थानीय पवन मिस्र में चलती है, मिस्ट्रल स्थानीय पवन राइन घाटी में चलती है, और बोरा स्थानीय पवन इटली में चलती है, जबकि फोहन स्थानीय पवन अल्प्स पर्वत पे चलती है। अच्छा, बोरा एक शुष्क ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली वायु है। तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कौन शुष्क ठंडी हवा थी और कौन गर्म हवा थी। तो फिलहाल बोरा के बारे में जान लेते हैं। बोरा जो कि इटली में चलती है, यह शुष्क ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली वायु होती है। नेक्स्ट देखते हैं, और चलती कैसे है? जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है, इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना। एक साइड है घास के मैदान और दूसरे साइड है महाद्वीप। तो घास के मैदान देख लेते हैं। जैसे लानोज घास का मैदान हमें दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, और स्टेपी घास का मैदान यूरोपिया या मध्य एशिया में मिलेगा, या फिर कभी कभी विकल्प में ये मध्य एशिया तो रहता ही है, यूरोप तो रहता है, यूरेशिया भी रहता है, तो वो भी इसमें मैच करेगा। फिर प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में मिल जाएगा, और फिर बेल्ट घास का मैदान हमें अफ्रीका में मिलेगा। तो इस हिसाब से इसका सही जो विकल्प है विकल्प ए। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप, और प्रेरी उत्तरी अमेरिका घास का मैदान है, और बेल्ट अफ्रीका घास का मैदान है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो अच्छा लानोज जो है कभी कभी इसका विकल्प में जो रहता है वो गुयाना या वेनेजुएला रहेगा। तो गुयाना या फिर वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान होते हैं, नहीं तो फिर दक्षिण अफ्रीका में रहता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो प्रेरीज है ये कैसा घास का मैदान है? मैं विकल्प देता हूँ। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या फिर शीतोष्ण घास का मैदान है? तो आप इसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो जो केन्या है, केन्या दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय निर्यात करता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे चीन आता है। ये 2014 के आंकड़ों के अनुसार से है, और लेटेस्ट डेटा देखना है तो हर साल की आर्थिकी देख लीजिएगा। वैसे इस साल की आर्थिकी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, घटना चक्र की जो आर्थिकी आती है। नेक्स्ट,
सूची 1 को 2 से मिलाना है। इस बार जनजाति और क्षेत्र हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने जनजाति संबंधित मिलान किया है। मतलब जनजाति के बारे में पढ़ना उसके स्थान के साथ महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो खिरगिज जनजाति हमें मध्य एशिया में मिलेगी, बुशमैन जनजाति कालाहारी के मरुस्थल में मिलेगी, और एनु जनजाति ये जापान में मिलेगी, बद्दू जनजाति ये अरब में मिलेगी। तो इस हिसाब से इसका आंसर है विकल्प सी। इसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 1-2 के बारे में भी जानेंगे तो एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है। तो जैसे बद्दू अरब में मिलेगी, तो डी का दो में था, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। और ऐसी तरह से मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी एलिमिनेशन के थ्योरी से कम जानने पर भी बन सकता है। मैं फिर से जो पिछले वीडियो में दोहराया था, नुबा जनजाति सूडान की है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका की है, और फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगी, जबकि बंतु पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में मिल सकती है। तो पिछले वीडियो में जो जनजातियाँ संबंधित हमने देखा था उसको यहाँ पर रिपीट कर लिया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन वाला भी देख लेते हैं। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, और एनु जनजाति जापान में, जबकि बद्दू अरब में मिलती है। नेक्स्ट फिर से मैच करना है। एक साइड औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरे साइड देश दिया हुआ है। तो किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है, कैंटन औद्योगिक क्षेत्र चीन में मिलेगा, और लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र ये फ्रांस का है, और बेलो हॉरिजॉन्टले औद्योगिक क्षेत्र ये ब्राज़ील का है। इसका आंसर सही ए है। और हमारे लिए वैसे याद रखना ये है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस देश से संबंधित है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। किनकी जापान में, कैंटन चीन में, लॉरेन फ्रांस में, और बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील में। देखिए जहाँ जहाँ ये नाम आया है ना, सबको मैप में ज़रूर पॉज कर करके देख लीजिए कि कहाँ पर है ये। मैप में मैपिंग कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके आसपास के क्षेत्र को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि इस साल जिससे पूछा उसके आसपास से उठा करके एक कोई क्वेश्चन बना के दे देता है। ऐसा आपको भी महसूस हो जाएगा जब 2020 तक जब आएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते तब। तो कहाँ वाला जहाँ पर भी बर्ड है, कहाँ का मतलब कि स्थान का कोई नाम है, तो उसको ज़रूर मैप में ढूंढिए। मैप में ना मिल रहा हो तो एक गूगल मैप करके ऐप आता है, तो उसमें ज़रूर आप देख लीजिएगा, तो आसानी से मिल जाएगा। एक बार टाइप करेंगे इंटरनेट की सहायता से तुरंत मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल विजुअल लोकेशन मिलेगा। फिर से सूची 1 और 2 है। तो केंद्र और खनिज, तो मकूम जो है ये मकूम कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और चित्रदुर्ग ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। मैं फिर से अगर पढ़ देता हूँ। मकूम कोयला खनिज क्षेत्र के लिए, डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए, कोरापुट ये बॉक्साइट के लिए, और चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। खनिज से मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस हर साल है, वैश्विक खनिज से या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो घटना चक्र के आर्थिकी वाला खनिज वाला चैप्टर है उसको मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब कितने डिग्री का कोण बनाती है, चाहे कैसे, थोड़ा घुमा के पूछा है। तो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इसमें कोई खास नहीं है व्याख्या में। अब देखिए 2016 का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। 2015 में री एग्जाम हुआ था, तो उसका भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन जो है ये जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, अगर पूछता थर्मोकूलिंग के बारे में, तो थर्मोक्लाइन थर्मोकूलिंग के बारे में बतलाता है। ठीक है, इसी तरह की कंसेप्चुअल बातें एक और क्वेश्चन पूछी गई, वायु दाब सबसे कम है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो होता है वो वायु दाब सबसे कम होता है, और वायु दाब का मेजरमेंट हम बैरोमीटर से करते हैं। पिछले वीडियो में था ये, तो मैंने रिपीट कर दिया। फिर से बोल देता हूँ, जल की लवणता की प्रवणता कितनी है इसको हम हेलोक्लाइन से पता कर सकते हैं, और वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, जिसे बैरोमीटर से पता किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो ये बात सही है। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों जो स्थायी हिम हैं उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में हाँ उपग्रह पर मृदु जल की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है। ये वाला हो गया। थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, कुल जल का 97% खारे जल के रूप में सागरों में है। तो बच गया कितना? 3%। अब लिखा हुआ है अलवण जल, यानी कि मृदु जल। मृदु जल को अलवण जल भी बोलते हैं, जिसमें लवण की मात्रा ना हो। तो अलवण जल के 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। बच गया कितना? 0.6%, जो कि अच्छा जो हिमनद और ध्रुवीय बर्फों में है वो तो उपयोग योग्य है ही नहीं। तो बच गया कितना? 0.6%। तो इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा
1% से भी कम है। अलवण की कुल मात्रा जो कि 3% है का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 33.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूपों में पाए जाते हैं। तो ये सब आंकड़ा पूछेगा पीटी में नहीं, लेकिन अगर जल पर या किसी चीज़ पर अगर हम निबंध लिखते हैं तो इस तरह के फैक्ट बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं जो हम तर्क दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं इससे। नेक्स्ट, क्योंकि संसाधनों पर कोई भी बात कहा गया बिना फैक्ट के कैसे प्रमाणित हो सकता है अच्छे तरीके से, तो ये सब संसाधन पर जब लिखेंगे हम तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, निम्न कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? तो देखिए ये नया और पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था उस साल, तो 1650 से 1870 ईस्वी में लघु हिमकाल का काल माना जाता है प्रायः। तो 1650 से 1870 ईस्वी के बीच को लघु हिमकाल माना जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। दरअसल इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे, इसीलिए इसको कहते हैं लघु हिमकाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो एडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। दरअसल एडेफिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है ये। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, जब मृदा की बात कर ही रहे हैं तो हमें विश्व मृदा दिवस याद आना चाहिए, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आपको याद आ ही रहा होगा रामसर कन्वेंशन और 2 दिसंबर, ये क्या बोलते हैं 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एडेफिक के बारे में याद रखना है, एडेफिक मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित होता है। फिर से सही सुमेलित जो नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो जो सही है उसको देख लेते हैं। पहला सही है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, ये सुपीरियर झील है। तो देखिए 2015 के री एग्जाम में आया था और 16 में भी आया था, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। फिर लिखा हुआ है विश्व की सबसे ऊंची झील, तो टिटिकाका नवगाम्य झील ये सबसे ऊंची झील है, इसको जरूर देखिए, आपको साउथ अमेरिका के मैप में मिल जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो ये टंगानिका झील है जो दूसरी सबसे गहरी झील है। तो इस हिसाब से BCD सही है, जबकि ए नंबर गलत है, क्योंकि लिखा हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा झील टुगेला प्रपात जलप्रपात है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा झील एंजेल जलप्रपात है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 979, ठीक है, 979 मीटर। तो ये हो गया, जबकि टुगेला प्रपात जो है जलप्रपात ये साउथ अफ्रीका में मिलेगा और ये दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई 948 किलोमीटर बोल रहा हूँ मीटर है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं फैक्ट इसमें। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत एक बार पूछा था पिछले पेपर में जब हमने बात किया, तो माउंट कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये भी एक फैक्ट है, मैं सबको दोहरा देता हूँ एक बार। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर यानी 979 मीटर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका नवगाम्य झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील। तो ये सब सारा मैंने दोहरा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जब आप कालाहारी मरुस्थल को साउथ अफ्रीका में देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से ठीक ऊपर जो बोत्सवाना वगैरह कंट्री वहीं पर है, तो वहाँ पर आपको बुशमैन जनजाति के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि बुशमैन जनजाति कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, और 4 में से एक कोई मैच करने वाले में या विकल्प में से रहेगा कालाहारी मरुस्थल, तो उसी को टिक लगाना होगा। मतलब कालाहारी मरुस्थल के बारे में जब भी जाने तो बुशमैन जनजाति याद आ जानी चाहिए। और इसको जब आप मैप में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है, ठीक है। अच्छा, 1-2 फैक्ट मैंने कलेक्ट कर रखा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, लेकिन अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन है, तो थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वो तो मैंने बता ही दिया कि बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा कौन सा मरुस्थल? काला मरुस्थल। और बुशमैन जनजाति जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। जैसे कागज उद्योग ऑन्टेरियो से संबंधित है, ऑन्टेरियो आपको कनाडा में मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा। मैप देखने में आपको आसानी होगी, मैप जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा ना, लेकिन अच्छे से पढ़िए पूंजी बना करके। तो रासायनिक उद्योग टेक्सास से संबंधित है, USA में मिल जाएगा टेक्सास आपको। मोटर कार उद्योग और ये नागोया मिलेगा जो जापान में है, ठीक है।
सूती वस्त्र डेट्रॉइट नहीं है, डेट्रॉइट का संबंध दरअसल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है, जो कि ये भी आपको यूएसए में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से बोल देता हूँ, कागज उद्योग ओंटारियो कनाडा में, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उद्योग यूएसए में, और रासायनिक उद्योग टेक्सास यूएसए में, मोटर कार उद्योग नगोया जापान में। ठीक है, नेक्स्ट वही व्याख्या लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान एक ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी और प्यारा पड़ोसी देश है। वो कुल उसका जितना क्षेत्रफल है उसका 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत ऑलरेडी आता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। ठीक है, अच्छा वे एक चीज़ और भी मैंने भूटान के बारे में पढ़ा है कि ये ऐसा दुनिया का पहला देश है जो अपने कुल भूमि क्षेत्र का 70% वन क्षेत्र, वन और वृक्षावरण क्षेत्र के अंतर्गत रखने की पॉलिसी रखता है। मतलब कि उतना क्षेत्र में रहेगा वन और वृक्ष 70% पर। भारत के संदर्भ में इस बात को हम जानते हैं कि 33% क्षेत्र पर भारत की योजना है कि वन और वृक्ष रहेंगे। नेक्स्ट, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है सबसे प्राचीनतम तो है ही और सबसे गहरी झील भी है। प्राचीनतम का मतलब ये कि 25 मिलियन वर्ष पुराना है बैकाल झील, और गहरी झील का मतलब ये है कि 1642 मीटर ये गहरा झील है। जब आपको मैप में देखना हो तो ज़्यादा भटकने से बच जाएंगे, डायरेक्ट आप रूस के मैप को देखिएगा और आपको लगभग बीच में रूस के बीचों बीच में एशियन रूस वाला जो मैप है उसमें आपको लेक बैकाल मिल जाएगा। वहीं से एक नदी निकलती है जो कि कारा सी में गिरती है। तो वो नदी का नाम क्या है आप बताइएगा। ये आप तभी बता पाएंगे जब सच में आप मैप देखेंगे। तो मैप देखेंगे तो आप ज़रूर बता देंगे। बैकाल झील के बारे में हमने ये भी देखा था कि इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। 25 मिलियन वर्ष पुरानी है बैकाल झील, 1642 मीटर ये गहरी है बैकाल झील और सबसे गहरी है दरअसल, और पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील से एक नदी निकलती है जो कारा सी या लैपटॉप सी में जाकर के गिरती है। तो आपको मतलब मैं अंटार्कटिका बोल देता हूँ, अंटार्कटिका सी में जाकर गिरती है। तो आपको बताने हैं कि वो कौन नदी का नाम क्या है। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो मिला लेते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम क्षेत्र को बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। इसमें पता है कौन कौन से देश आते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण में आते हैं ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये 3 देश आते हैं स्वर्णिम त्रिकोण में। ठीक है, इसी को स्वर्णिम त्रिभुज भी कहते हैं। तो स्वर्णिम त्रिभुज ज़्यादातर हम लोग सुने रहते हैं, इसी का हिंदी करके दे दिया थोड़ा ज़्यादा सा। तो स्वर्णिम त्रिकोण म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, तीनों को मैपिंग कर लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए। अच्छा, एक इसी शब्द आता है स्वर्णिम अर्धचंद्र। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र पूछे तो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान होता है, और स्वर्णिम त्रिभुज पूछे तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस होता है। ठीक है, ये दोनों अफीम के क्षेत्र हैं दरअसल। तो मैं मिला रहा था कि स्वर्णिम त्रिकोण जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम क्षेत्र है। बरमुडा त्रिकोण या ट्रायंगल जो होता है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर संबंधित है, जबकि रेड बेसिन चीन से संबंधित, और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं म्यांमार को। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, एक और इस तरह का क्वेश्चन आया था कि प्रातः काल शांत स्थल किसे कहते हैं? तो कोरिया को कहते हैं, और एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को कहते हैं। इटली की शहर है वेनिस। ये वही है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ तो रिवीजन जैसा हो जाएगा। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है, और कौन कौन से देश आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिकोण में आते हैं म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। बरमुडा त्रिकोण जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहते हैं। रेड बेसिन चीन से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। ग्रैंड कुली बांध जो है ये कोलंबिया में है, नुरेक बांध बक्स में है, और काहोरा या काबोरा बासा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका के मैप में। तो अच्छा, ये जो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? क्योंकि हूवर बांध जो है वो टेनेसी पर नहीं, कोलोराडो नदी पर है, यूएसए का है ये। तो अच्छा, हूवर बांध को बॉर्डर बांध भी कहते हैं जो कि कोलोराडो नदी पर है। तो ये आप जरूर मैपिंग कीजिए इसको। एक बार और क्वेश्चन आया था बांध और नदी से संबंधित, उसको मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया है, पढ़ देता हूँ। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर, ये अभी आया। हूवर को बॉर्डर बोलते हैं। पंचेत हिल दामोदर नदी पर, आसवान बांध नील नदी पर, और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? तो 2013 के अनुसार से ये डेटा है। मैं आपको आर्थिकी से डेटा अपडेट करके बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि तांबे का जो बृहत्तम है
तो भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो चिली है अभी भी, और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भी चिली ही है। तो मतलब ये हो गया कि भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अभी करंट में भी चिली सबसे बड़ा यानी बृहत उत्पादक और भंडारक है। ठीक है, किस चीज़ के मामले में? तांबे के मामले में। अकेले दुनिया का 23% 23% तांबा चिली में है। और उत्पादन के मामले में तो ये तो पूछेगा नहीं कितना टन है, तो 5787 टन है। तो ये सब बेकार वाला डेटा है, खाली मेमोरी भरने का है दिमाग का। तो बस खाली इतना जान लेना, भंडारण और उत्पादन दोनों में तांबे के मामले में चिली 1 नंबर, मतलब दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है। और अगर चिली का नक्शा देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा क्यूटी कमाटा खान। तो क्यूटी कमाटा खान मतलब प्रसिद्ध है विश्व स्तर पर तांबे के खनन के लिए। ठीक है, सेकेंड जो उत्पादक है वो कौन है? तो सेकेंड उत्पादक जो है वो पेरू है। और अगर भंडारक के बारे में पूछ ले सेकेंड कौन है, तो सेकेंड भंडारक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अच्छा, तीसरा भंडारक चीन है और फिर 5वां भंडारक यूएसए। तो उतना मतलब नहीं रखना है, बस सिर्फ एक और दूसरा देख लेने से सही है, काम हो जाएगा। तांबे का दुनिया में सबसे ज़्यादा भंडारक उत्पादक चिली है, लेकिन और सिर्फ उत्पादक की बात करें तो पेरू है, लेकिन भंडारक दूसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, क्यूटी कमाटा जरूर देखिएगा मैप पे। नेक्स्ट, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, जहाँ सारी मौसमी घटनाएं होती है। हम भी रहते हैं क्षोभ मंडल में, हमें मतलब उसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूँ। दूसरा समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, और इसमें ओजोन लेयर होते हैं। तीसरा मध्य मंडल, चौथा तापीय मंडल। तो इस हिसाब से विकल्प डी का सही आंसर हो जाता है। फिर से पढ़ देता हूँ। क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल फिर 12 से 50 किलोमीटर तक मिल जाता है। मध्य मंडल 50 से फिर 80 किलोमीटर तक मिल जाता है। और तापीय मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक मिल जाता है। तो ये सब सारी बातें थी। इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट में 2 वीडियो में और में फिर ये कंप्लीट हो जाएगा विश्व भूगोल। थैंक यू आपको।